देखिए हम प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं कि ओर से किसी मेटल को किस तरीके से आप प्योर करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप पहले नंबर पे किसको प्योरीफाई करते हैं। किसको प्योरीफाई कर रहे हो? बहुत बढ़िया। किसको प्योरीफाई कर रहे थे आप पहले नंबर पे? जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा टॉप पे है। जो रिएक्टिविटी टॉप पे है, तो आपको मैंने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम को आप अलग करने के लिए, इनको साफ़ करने के लिए आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। आप इनके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, रिडक्शन मेथड का यूज़ करके हम सोडियम और पोटेशियम को इनके मिनरल से अलग कर पाए। ठीक है ना। अब देखो बेटा सेकंड, बेटा मेरी बहुत प्रैक्टिस है, मैं नहीं हंसने वाला, तुम ये नहीं समझो। देखो अब सेकंड देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं एट द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़। मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, रिएक्टिविटी सीरीज़। और ये जो पोर्शन है ना, ये बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि ये ज़्यादा तो याद ही करने वाला है, रिएक्शन इसकी याद करने वाली है और समझते भी नहीं है बच्चे, तो इसको छोड़ देते हैं। ये वाला पोर्शन अगर एग्जाम में आता है और टोटली समझने वाला है। तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको बताया था कि ये आपने देखा था, कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है ये देखिए। तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ बेटा कहाँ से कहाँ तक चल रही है? लगभग यहाँ तक आ रही है। हाँ ठीक है, यहाँ तक आ रही है। मतलब यहाँ तक के जो बीच के हैं, बीच के मेटल हैं, परवाना है ना, इसके नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन के बाद बेटा लो रिएक्टिविटी शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन के बाद कौन सी रिएक्टिविटी शुरू हो जाती है? लो रिएक्टिविटी। ठीक है। तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़, प्रियांश शिवांश ये वाला स्विच ऑन कर दे बल्ब का। इधर से बेटा, कहाँ जा रहा वहाँ? यहाँ से नहीं बेटा, इधर है। हाँ चलो ठीक है बेटा, ओके फाइन। तो बेटा ये है, तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। अब इनके बारे में हमको बात करनी है बच्चों। तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेटा हमको सबसे पहले ये हमको किस फॉर्म में मिलेंगे बेटा? हमको या तो इनके जो ओर मिलेंगे, इनके जो ज़मीन के अंदर से ओर मिलेंगी, तो बेटा इनकी जो हमें ओर मिलेंगी वो या तो कार्बोनेट ओर होंगी या तो सल्फाइड ओर होंगी। बोलो, बताई मैंने बात कि नहीं बताई? या तो इनकी ओर कार्बोनेट होंगी या तो इनकी ओर किसकी होंगी? सल्फाइड ओर होंगी। मतलब इनके ओर्स जो आपको ज़मीन के अंदर से निकालने पे मिलेंगे खुदाई करने के बाद, या तो वो कार्बोनेट ओर होंगे या तो वो सल्फाइड ओर होंगे। बार बार इस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। अब कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड ओर हो, आपका टारगेट एक ही है बच्चों, इन दोनों ओर का ऑक्साइड बनाना। क्या बनाना बेटा? ऑक्साइड। मतलब इन दोनों ओर से ऑक्साइड को प्राप्त करना। किसके ऑक्साइड को? मेटल ऑक्साइड को। आपको मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करना है। अब अच्छे से देखना नंदनी, यहाँ देखो बेटा, है ना, बोर्ड की तरफ देखो। जब मैं समझा रहा हूँ बहुत ही इंटेंस चीज़ है, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बेटा कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर से मेटल का ऑक्साइड बनाने के लिए आपको प्रोसेस की ज़रूरत है जिसका नाम है कैल्सिनेशन। और अगर आपके पास सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर से ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए जिस मेथड का नाम है उसका नाम है क्या? बोलो, रोस्टिंग। क्या नाम है बेटा? रोस्टिंग। जी हाँ। अब आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन मिला होगा, और मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने के लिए, प्योर मेटल निकालने के लिए आपको ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। ऑक्सीजन को हटाने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? पहले चैप्टर में पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जी हाँ, तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो बेटा ये है फ्लो चार्ट। किसका फ्लो चार्ट है ये मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ वाले कह लो, या बीच वाले, जो ज़्यादा तेज़ नहीं है ज़्यादा धीम नहीं है, उनके लिए आपको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। अब आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि इस प्रोसेस में हम एज एन एग्जांपल आपको समझाएंगे। तो 5.2 आर्टिकल खोलिए अपने PDF पे। 5.2 पेज नंबर 11 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 5.2 पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है कि
मेटल्स आर ईजियर टू ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ऑक्साइड एज कंपेयर टू देयर सल्फाइड एंड देयर कार्बोनेट। ये लिखा हुआ है पहली लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? इस लाइन का मतलब है कि मेटल प्राप्त करने के लिए, मेटल को निकालने के लिए इजीली आप उसका पहले ऑक्साइड बनाओ। अगर आप ऑक्साइड बना लोगे तो उससे मेटल निकालना बहुत सरल है। तो अगर हमको सल्फाइड मिलेगा या कार्बोनेट मिलेगा तो कार्बोनेट से भी हम पहले क्या बनाएंगे? उसका ऑक्साइड बनाएंगे। और अगर हमको सल्फाइड मिलेगा तो हम क्या बनाएंगे? उसका ऑक्साइड बनाएंगे। बोलो पहली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? पहली लाइन क्लियर हो चुकी है। मेटल आर ईजियर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड एज कंपेयर टू देयर सल्फाइड एंड कार्बोनेट। फर्स्ट पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। देखो भाई, कैल्सिनेशन की डेफिनेशन आई है। व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन क्या होता है? कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में, लिमिटेड सप्लाई मतलब कम सप्लाई, और कम सप्लाई में मतलब मैंने आपको एक याद करने के लिए मैंने बोला कम आंच, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी तो बर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने बोला था कम आंच में, धीमी आंच में। एक तरीके से समझने के लिए धीमी आंच मतलब कैल्सिनेशन, तेज आंच मतलब रोस्टिंग। तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर में स्ट्रांगली हीट करने को आप बोलते हो कैल्सिनेशन। अब आपको पूरी फीलिंग आ जाएगी, देखो कैसे होता है कैल्सिनेशन। बच्चों मान लो आपने मीडियम रिएक्टिविटी जिंक का ओर निकाला ज़मीन के अंदर से, तो ज़मीन के अंदर से जो जिंक का ओर निकलता है बेटा गौतम, तो जिंक के अंदर जिंक का जो ओर निकलता है बेटा वो होता है जिंक कार्बोनेट। क्या निकलता है ज़मीन के अंदर से? जिंक कार्बोनेट। अब बेटा आपको जिंक कार्बोनेट से जिंक निकालना है, प्योर जिंक चाहिए। कैसे करोगे बेटा? देखो, तो जिंक कार्बोनेट को आप क्या करोगे बेटा? हीट कर दोगे। क्या कर दोगे? इसको आप हीट कर दोगे लिमिटेड एयर सप्लाई में। इसको बहुत कम ऑक्सीजन दोगे तो आपने डायरेक्टली इसको गर्म कर दिया। बेटा जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, और ये बन जाएगा ZNO + CO2। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्या बन गया बेटा? ZNO + CO2। रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं तो 2ZNO + CO2 है ना, ये गैसियस फॉर्म में रहेगा और ये सॉलिड फॉर्म में। बोलो क्या हुआ? इस बात को फील करो। आपके पास शुरुआत में क्या था? कार्बोनेट था। क्या था शुरुआत में? कार्बोनेट। बाद में क्या है? ऑक्साइड। बाद में क्या है? ऑक्साइड। ज़्यादा इजी किससे है निकालना मेटल को? कार्बोनेट से कि ऑक्साइड से? ऑक्साइड से है। तो यही हम कर रहे थे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सिनेशन। अब बेटा अपने पास क्या हो चुका है? जिंक ऑक्साइड आ चुका है। अब क्या करोगे बेटा? जिंक ऑक्साइड को ले लोगे और कार्बन के साथ मिक्स कर दोगे बेटा। कार्बन की क्या होता है बेटा? कार्बन इस ऑक्सीजन को छुड़ा लेगा, कार्बन इस ऑक्सीजन को छुड़ा लेगा और प्योर जिंक अलग हो जाएगा 2Zn, और प्लस कौन सी गैस? कार्बन मोनो ऑक्साइड अलग हो जाएगी। बोलो जिंक अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो कितनी अच्छी प्रोसेस है, आप इसको बड़े आराम से फील कर सकते हो। क्या क्या किया आपने? आपने जिंक कार्बोनेट निकाला, आपने ओर निकाली, ओर में से क्या निकला आपका? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट के अंदर कौन सा मिनरल है? जिंक मिनरल है। जिंक मेटल आपको अलग करना है, तो आपने क्या कर दिया बेटा? कैल्सिनेशन कर दिया। व्हाट इज कैल्सिनेशन? एयर की लिमिटेड सप्लाई में स्ट्रांगली हीट करना। तो एयर की आपने कोई सप्लाई नहीं दी, मतलब ऑक्सीजन आपने खुद से नहीं जोड़ी, मतलब एयर लिमिटेड है, लिमिटेड ऑक्सीजन है। तो लिमिटेड ऑक्सीजन में आपने इसको गर्म किया तो बन गया जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन के हटाने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए आपने क्या कर दिया? जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिला दिया, कार्बन ने ऑक्सीजन को अलग कर दिया, जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गई, और जिंक आपका प्योर मेटल निकल के आ गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, तो ये है आपका क्या है भाई साहब? ये आपका कैल्सिनेशन। क्या है आपका? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किस प्रकार की ओर में काम करता है? बोलो कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर? वेरी गुड, कार्बोनेट ओर। अब हम देखते हैं कि रोस्टिंग कैसे काम करती है। ठीक है ना? देखो कैल्सिनेशन का उद्देश्य क्या है? मेटल ऑक्साइड बनाना। यहाँ ध्यान दो भाई, कैल्सिनेशन का उद्देश्य क्या है? मेटल ऑक्साइड बनाना। रोस्टिंग का भी क्या उद्देश्य है बेटा? मेटल ऑक्साइड बनाना। एक बार मेटल ऑक्साइड बन जाएगा तो उसका ऑक्सीजन तो हम छुड़ा लेंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? रिडक्शन। अब आ जाओ दूसरी प्रोसेस पे। ये पहली प्रोसेस क्लियर हो गई, अब हम दूसरी प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्रोसेस देखिए। सर आपने कैल्सिनेशन तो करके बता दिया, एक बार हमें रोस्टिंग करके बता दो सर। ठीक है, देखिए
तो कैल्शिनेशन में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कैल्शिनेशन, द हीट स्ट्रांगली हीटिंग, कैल्शिनेशन में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, व्हाट इज कैल्शिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट और इनटू इट्स ऑक्साइड, इनटू इट्स ऑक्साइड, है ना, बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन लिमिटेड एयर सप्लाई या लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, जो भी कहना हो कह लो। अब आ जाओ बेटा रोस्टिंग की बात करते हैं। तो व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग में मैंने बोला था तेज आंच। तो व्हाट इज रोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर के लिए सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर के लिए क्या यूज़ करोगे, रोस्टिंग। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। पिछले बारे में आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, मगर इस बार में आप क्या दोगे, एयर दोगे, ऑक्सीजन दोगे। चलो कैसे करते हैं बच्चों, पिछले बार आपने ज़मीन की खुदाई करी थी और आपको बेटा मान लो कौन सा ओर मिल गया था, कार्बोनेट और जिंक ZnSCO3, मगर हर बार किस्मत काम नहीं करती है। आपने ज़मीन की और खुदाई करी, आपको इस बार मिल गया जिंक का सल्फाइड ओर ZnS। क्या मिल गया बच्चों, ZnS। बताओ ये कार्बोनेट ओर है कि सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है। मतलब इस बार एज एन इम्प्योरिटी आपके पास क्या मिला हुआ है, जिंक के साथ सल्फर। क्या मिला हुआ है, सल्फर। तो जिंक के साथ सल्फर मिला हुआ है, तो बताओ क्या करोगे ऑक्साइड ओर बनाने के लिए, ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्सिनेशन करोगे कि रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस लिमिटेड होती है कि एक्सेस होती है, एक्सेस होती है। हीटिंग स्लो करते हो कि स्ट्रांगली करते हो, स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। आ जाओ बच्चों, तो ZnS ले लिया, जिंक सल्फाइड ले लिया, प्लस ऑक्सीजन ले लेंगे 3O2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जिंक भी ट्वाइस ले लेंगे बच्चों। क्या बन जाएगा, वही बनेगा जो पिछले बार बन रहा था, क्योंकि चाहे कैल्सिनेशन करो चाहे रोस्टिंग करो, आएगा क्या, मेटल ऑक्साइड, मतलब ZnO। कितना बनेगा, 2 है तो 2 ZnO प्लस क्या बनेगा बेटा, SO2। तो सल्फर कितने थे भैया, 2 थे, है ना, तो यहाँ पे 2SO2 बन जाएगा। ओके, ZnO क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। वाह, मज़ा आ गया, हमारा जिंक ऑक्साइड बन चुका है। अब तो राजा हम हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा। 2 ZnO, या ZnO का एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लो और इसके साथ किसको भिड़ा दो, कार्बन को। किसको भिड़ा दो, कार्बन को। बेटा जैसे ही आप कार्बन को भिड़ाओगे तो Zn प्योर अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। ये आपका Zn प्योर मेटल बल्ले बल्ले आपके पास आ चुका है। बोलो क्लियर हो गया ना। अब आप देखो फील क्या करा, पिछले बार क्या आपने ऑक्सीजन दी थी, नहीं दी थी। बोलो रोस्टिंग में देख लो, आपने ऑक्सीजन दी थी क्या, नहीं, तो इसलिए उल्टा बोल गया। कैल्सिनेशन में आपने क्या ऑक्सीजन दी थी, नहीं दी थी, मतलब कैल्सिनेशन में एयर की सप्लाई लिमिटेड है, मतलब कम आंच में, समझ गए। और अगला रोस्टिंग में ऑक्सीजन दी आपने कि नहीं दी, दी। एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर दोगे तो रोस्टिंग है। तो रोस्टिंग में मतलब जोर से भूंजोगे, और कैल्सिनेशन मतलब धीमी आंच में भूंजोगे, समझने के लिए, समझ गए ना। वहाँ पेपर में मत लिखाना कि सर धीमी आंच में भूंजने का मतलब कैल्सिनेशन होता है, तेज़ आंच में भूंजने का मतलब रोस्टिंग होता है। नहीं, ये मेरे फंडे हैं आपको समझाने के लिए। अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में आप अगर हीट करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड कैल्सिनेशन। अगर आप ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई में हीट करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर। दोनों एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। 5.2 पे आइए, देखिए जल्दी से। 5.2 कन्वर्जन ऑफ इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। और ये बना लीजिए बच्चों, सबसे पहले ये चार्ट बनाइए, ठीक है ना। तो ये मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, तो मीडियम रिएक्टिविटी का पहला एग्जाम्पल किसका है, एक्सट्रैक्शन है ना ऑफ जिंक, या प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक कह लो आप, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक, हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। यहाँ पे है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक का एक्सट्रैक्शन कर दिया है। किस मेथड से हुआ है बेटा, यहाँ पे रोस्टिंग से किया है। और यहाँ पे भी क्या किया है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। किससे किया भैया, यहाँ पे कैल्सिनेशन से किया है। क्यों हुआ है कैल्सिनेशन से, क्योंकि कार्बोनेट ओर थी। क्यों हुआ है रोस्टिंग से, क्योंकि सल्फाइड ओर थी, है ना। कार्बोनेट ओर में ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, सल्फाइड ओर में ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में होती है, ठीक है।
और दोनों में क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, और ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन छीन लेंगे, ऑक्सीजन को छीनने को बोलते हैं रिडक्शन। ज्यों ही रिडक्शन होगा आपके पास बन जाएगा मेटल। अच्छे से नोट कर लो प्लीज़ इसको। ठीक है। यहाँ रिडक्शन के बाद आपको मेटल लिख लेना, बोर्ड में नहीं लिख पाया है, दिस इज मेटल। ओके डन, नोट करो। चलिए हेडिंग बनाइए बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक ना, मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज कह लीजिए, बॉटम कह लीजिए या लो कह लीजिए, लो कहना ज़्यादा सही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिव हैं, नीचे हैं, उनको आप कैसे प्योर करोगे, उनको आप कैसे सही करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों कौन है रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे, कॉपर है बच्चों, कॉपर के बाद कौन है बच्चों, मरकरी है ना, ये बिल्कुल नीचे हैं। याद होगा आपको कि कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है। ये देखो अब यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज नीचे वाले जोड़, किसी यू क्यों है जी, ये मरकरी है ना, सिल्वर गोल्ड। अब बेटा सिल्वर और गोल्ड तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, ये तो नेटिव स्टेट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं बेटा, नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट मतलब प्योर फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेंगे, प्योर फॉर्म में। मगर ये थोड़े से मिलावटी मिल जाते हैं, तो कैसे अलग करोगे, ये अगर थोड़े से मिल जाते हैं तो कैसे अलग करोगे बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो इसको अलग करने के लिए आपको सीधे सीधे, अच्छा ये कौन सी ओर बनाएंगे बच्चों, याद रखो ये बनाएंगे सल्फाइड ओर। कौन सी ओर बनाएंगे, सल्फाइड ओर। और सल्फाइड ओर के लिए आपको क्या करनी पड़ती, रोस्टिंग। क्या करनी पड़ेगी, रोस्टिंग। चलिए तो देखते हैं मेटल लो रिएक्टिविटी सीरीज में अलग करेंगे तो कौन सी मेथड यूज़ होगी। मेथड यूज़ होगी बाय हीटिंग अलोन, बाय हीटिंग अलोन, मतलब आप इसको केवल हीट कर दीजिए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो यदि आप इसको हीट करोगे तो ये आपके प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल देखो बच्चों मरकरी का जो ओर मिलता है दैट इज, मरकरी का सल्फाइड ओर मिलता है HgS। क्या बोलते हैं इसको, HgS। इसका नाम है बेटा सिनेबार। क्या नाम है इसका, सिनेबार। जैसे आप जानते हो वो एल्यूमिनियम का जो ओर मिलता है आपको बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट बोलते हो है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिनेबार। ये मरकरी का ओर है। तो बेटा ये सिनेबार सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व सही करने के लिए, इसका तो हम ले लेंगे 2 HgS और साथ में इसकी रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन हम इसको दे देंगे बेटा कितना, 3O2, क्योंकि सल्फ़र को भगाना है। तो जैसे ही आप इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा बच्चों 2HgO, मरकरी का ऑक्साइड 2HgO और प्लस 2SO2 गैसियस फॉर्म में ये अलग हो गई, 2SO2 गैसियस फॉर्म में अलग हो गई। अब आपके पास क्या है बेटा, HgO है, तो HgO को फिर से लेकर के आ जाओ, क्योंकि हमको तो Hg चाहिए है, हमको मरकरी चाहिए है, तो सॉलिड फॉर्म में ये है। बेटा इसको आप गर्म कर दो, केवल कुछ नहीं कर दो, केवल आप इसको हीट कर दो। तो ये इतना प्यारा है बेटा, हीट हो करके खुद ही टूट जाएगा। तो मरकरी अलग हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन ऊपर उड़ जाएगी। देखो क्या हुआ है, अच्छे से समझो। क्या पढ़ रहे थे हम, लो रिएक्टिविटी सीरीज वालों को प्यूरिफाई करना। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से ओर बनाएंगे, सल्फाइड ओर। कौन कौन है, मरकरी है, कॉपर है, सल्फाइड ओर बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गए, ऑक्साइड बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गई, सल्फर का काम खत्म। अब ये बेटा HgO है, इसको थोड़ा सा गर्म करो आप। जैसे ही गर्म करोगे बेटा तो ऑक्सीजन खुद ब खुद अलग हो जाएगी और क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, मरकरी। बोलो क्लियर हो गया। तो प्योरिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया। कहाँ थे आप यहाँ थे, आपके पास सल्फाइड ओर था, आपका टारगेट क्या था, मरकरी को प्योर फॉर्म में लेके आना, और आप यहीं पर तो आ गए मरकरी को प्योर फॉर्म में। क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ मरकरी। नोट कर लें आप इसको। तो इस तरीके से आप मरकरी को प्योर कर सकते हैं।
बच्चों देखिए अगली रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे पास बेटा, जिस रिएक्शन का नाम है थर्मेट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है थर्मेट रिएक्शन। यहाँ पे फोकस करिए बेटा बोर्ड की तरफ। एक छोटा सा पॉइंट है मगर एग्जाम में बहुत आता है बेटा, थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन के नाम में बेटा थर्म दिया है, थर्म, और थर्म का मतलब होता है बेटा गर्मी। थर्म का मतलब होता है गर्मी। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे पता चल रही है कि इस रिएक्शन में क्योंकि बहुत सारी गर्मी निकलेगी, इसका मतलब ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज द रिएक्शन इन विच हीट इज एवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा अभी देख लो पहले ये रिएक्शन क्या होती है। आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर है किसके, आयरन के। ये देखो ये एल्यूमिनियम है और ये है आयरन, मतलब एल्यूमिनियम जो है ताकत रखता है आयरन को रिप्लेस करने की, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम ज़्यादा अच्छा है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है, ज़्यादा ताकतवर है आयरन से। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए जब आप आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम है बेटा, फेरिक ऑक्साइड। इसे आप जंग भी बोल सकते हैं। क्या है ये, जंग है। क्या है ये, जंग। कहते हैं ना जंग लग गई, तो ये फेरिक ऑक्साइड है। हालांकि जंग का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो Fe2O3 एक प्रकार का ये ऑक्साइड है। अगर आप Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा बेटा, एल्यूमिनियम आयरन को खदेड़ देगा, भगा देगा। क्यों भगा देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन के ऊपर है। आयरन को बेटा ये भगा देगा और क्या बना लेगा, आयरन को अलग करके खुद का ऑक्साइड बना लेगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। बेटा इस रिएक्शन में इतनी गजब की हीट निकलती है, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो आयरन यहाँ पे निकलता है, देखो मैंने किस फॉर्म में लिखा है, लिक्विड फॉर्म में लिखा है। वैसे आयरन आपका जानते हो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, मगर इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि आयरन यहाँ पे किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो इसलिए इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके किसके बीच में होती, मेटल में और एक मेटल के ऑक्साइड में। तो यहाँ पर आयरन, एल्यूमिनियम है मेटल, और आयरन क्या है, आयरन का ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि भाई यहाँ पर जो आयरन निकलता है वो पिघला हुआ होता है, और इसके कारण इस रिएक्शन का यूज़ होता है रेलवे ट्रैक के क्रैक को जोड़ने के लिए। रेलवे ट्रैक के क्रैक को जोड़ने के लिए बेटा जो रेलवे ट्रैक के क्रैक्स होते हैं उनके ऊपर मशीन लगा करके इस रिएक्शन को कराया जाता है, जिससे कि बेटा आयरन निकलेगा मोल्टेन स्टेट में, और मोल्टेन आयरन बेटा इन क्रैक्स के बीच में भर दिया जाता है और क्रैक जुड़ जाते हैं। क्लियर है। तो पूछा जाता है कि टूटे हुए रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए कौन सी रिएक्शन कराई जाती है। आंसर है थर्माइट रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ एकदम से, लिख लीजिए बेटा। देखिए आपके पीडीएफ में पेज नंबर 13 पे आ जाइए और नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज़ करके, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज़ करके किसी चीज़ को साफ़ करना। तो यहाँ आपके सामने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मैंने सिस्टम शो किया है। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आपके पास एक एनोड टर्मिनल यानी कि प्लस टर्मिनल और एक कैथोड टर्मिनल यानी कि माइनस टर्मिनल। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? इट इज़ द रिफाइनिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर रिफाइनिंग मेटल सच एज कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड। अगर आपके घर में कोई कॉपर है, कोई जिंक है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है और उसमें गंदगी लग गई है, बहुत पुराना हो गया, एकदम गंदा हो गया है, मिट्टी विट्टी उसमें खूब घुस गई है अगर, तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, इससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है बेटा, ए पर यानी एनोड पर आपको इम्प्योर मेटल, जैसे मान लो कोई पुराना ग्लास है कॉपर का जो कि बहुत गंदा हो चुका है, बहुत सारी जंग लग चुकी है उसमें, ओके। आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक पुराना गिलास रख देंगे। ये देखिए आपने एक पुराना गिलास रख दिया कॉपर का, और याद रखिएगा कि जिस मेटल का आप गिलास रख रहे हैं, जिस मेटल का है, उसी मेटल का आपको सल्यूशन भी लेना है। तो यहाँ पर मैंने कॉपर रखा है, तो कॉपर का सल्यूशन मैं लूँगा जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट हियर? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ करूँगा कॉपर सल्फेट। ये समझने की बात है, आपने शायद सुना नहीं।
अगर आपका ग्लास कॉपर का है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का होगा। तो कॉपर का ग्लास है तो आप कॉपर सल्फेट लेंगे। कॉपर का ग्लास इम्प्योर है तो इम्प्योर आपको कहाँ पर रखना है, एनोड पे। और आपको प्योर मेटल की एक छोटी सी पतली सी रॉड रखनी है कहाँ पे, कैथोड पे। तो यहाँ पे आपका गंदा कॉपर का गिलास और यहाँ पर आपकी पतली सी प्योर कॉपर की रॉड। अब कैसे साफ होगा बच्चों, देखो यहाँ आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही आप सेल को ऑन करोगे बच्चों तो यहाँ से कॉपर, प्योर कॉपर निकल करके इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चला जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और जितना कॉपर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इस लिक्विड के अंदर जाएगा, उस लिक्विड से उतना ही कॉपर निकल करके इस प्योर वाली रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। मतलब ये रॉड पतली थी, ये धीरे 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 मोटी होती जाएगी। हाँ, तो ये जो प्योर कॉपर था, प्योर कॉपर की रॉड क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। और कॉपर बाहर आता जाएगा यहाँ गंदे वाले में से, और यहाँ से अंदर वाले में से अच्छा वाला कॉपर जाता जाएगा। जैसे ही कॉपर गंदा वाला बाहर निकलेगा तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, जो गंदगी है, वो कॉपर से उनका टच छूट जाएगा और वो नीचे आकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी। उस गंदगी को हम बोलते हैं एनोड मड। क्योंकि ये जो कीचड़ है, ये जो गंदगी है, ये एनोड के नीचे लग रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। बोलो क्लियर हो गया। तो क्या क्या याद रखना है, प्योर मेटल कहाँ पे लगाओगे, कैथोड पे। इम्प्योर कहाँ पे रखोगे, एनोड पे। जिस मेटल को प्योरीफाई करना है उसी का आपको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेना है। मतलब यदि यहाँ पे कॉपर को सॉल्व कर रहे हो तो आप कॉपर सल्फेट लोगे, सिल्वर को सॉल्व कर रहे हो तो सिल्वर को साफ़ कर रहे हो तो सिल्वर नाइट्रेट लोगे, जिंक को साफ़ कर रहे हो तो जिंक सल्फेट लोगे। मतलब जिस चीज़ को साफ़ कर रहे हो उसी का आपको नहीं यहाँ पे सोल्यूशन लेना है। ठीक है, क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा रिडक्शन और यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। तो कैसे याद रखोगे, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, रेड कैट। कैसे याद रखेंगे, रेड कैट, मतलब रिडक्शन एट कैथोड। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। तो कैसे याद रखोगे, एन ऑक्स, यानी ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। बोलो क्लियर हो गया। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। चलिए अब इसको अच्छे से बना लीजिए। पीडीएफ देखिए बेटा, पेज नंबर 13 मैंने आपको भेजा है पीडीएफ में बना लीजिए अच्छे से। सो दिस इज ऑल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यहाँ पर मैंने आपको कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग शो करी है। हालांकि आप इसका यूज़ करके और भी मेटल, मैंने बताया आपको, जिंक को, सिल्वर को, गोल्ड को प्योरीफाई कर सकते हो। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जंग लगना, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। अगर पर्टिकुलरली आयरन के लिए बात की जाए बच्चों तो वो होती है रस्टिंग। अगर लोहे के जंग लगने की बात की जाए तो वो होती है रस्टिंग। मगर बेटा जंग सब में लगती है। आपके घर में तांबे का लोटा होगा या पीतल की मूर्तियाँ होंगी, आप देखिएगा उनमें भी जंग लग जाती है। ग्रीन कलर का तांबे का लोटा हो जाता है, पीतल का लोटा। फिर मम्मी कहती है पीताम्बरी लेके आओ, है ना। यदि पीताम्बरी इसे चमकाती है, उसके पहले क्या करती हैं, नींबू लेकर के नींबू से रगड़ती हैं तांबे के लोटे को। और आप देखते हैं तांबे का लोटा या भगवान जी के जो बर्तन होते हैं बिल्कुल मस्त एकदम चमचम निकल के आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। तो मतलब उनके ऊपर का रस्ट जो होता है, उनके ऊपर का ऑक्साइड हटाती हैं। सो किसी भी चीज़ में ऑक्साइड बनना क्या कहलाता, किसी भी चीज़ मतलब मेटल का ऑक्साइड बनना क्या कहलाता है बेटा, कोरोजन। क्या कहलाता है, कोरोजन। मगर रस्टिंग और कोरोजन में क्या फ़र्क है शिवांश? रस्टिंग वर्ड केवल आयरन के लिए डिफ़ाइन है, मगर कोरोजन सबके लिए डिफ़ाइन है। कोरोजन सबका होता है, समझ गए। मगर रस्टिंग वर्ड किसके लिए है, आयरन के लिए है। बोलो क्लियर हो गया। आप लोगों ने कॉपर का कोरोजन देखा कि नहीं देखा? कॉपर में जो लेयर बनती है वो किस कलर की होती है बताओ? हाँ, ब्लूइश ग्रीन, हल्का सा ब्लू ग्रीन कह लो, ऐसे ही रहती है, समझ गए ना। तो कॉपर जो आपका भगवान का तांबे का लोटा होता है, उसमें आप देखिएगा ऐसे ऐसे ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की लेयर बनी रहती है। तो बेटा उसको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, है ना, नींबू से। कैसे साफ़ करते हो? नींबू से, या हाँ एसिड भी यूज़ करोगे आप। कॉमनली घर में नींबू मिल जाता है तो लोग नींबू से रगड़ के साफ़ कर देते हैं, है ना। तो या तो एसिड लगाओगे या तो बेस लगाओगे। हालांकि साफ़ तो आपका वो कपड़े धोने वाले बर्तन साबुन से भी बढ़िया से हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बेस होता है। क्या होता है उसमें?
बेस। और मैंने बताया था जब मैंने आपको एसिड एंड बेस पढ़ाया था कि एसिड और बेस दोनों का नेचर क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कोरोसिव। कोरोसिव मतलब दोनों एक दूसरे की परत दर परत गिराते जाते हैं। तो जब आप उसके ऊपर बेस लगाते हैं तो उसकी एक परत क्या हो जाती है, हट जाती है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, ऐसा करने से आपके बर्तन का वेट धीरे 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 घटते भी जाता है, मगर वो वेट इतना कम घटता है कि आपको समझ में नहीं आता है ना, इसलिए कोई बुरी बात भी नहीं है। एनीवे, तो चलिए कल आप इसको पूरा पढ़ के आइए, ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर कल, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।